सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारा कंप्यूटराइज अकाउंट स्टार्ट हो गया था और कंप्यूटराइज अकाउंट्स में लास्ट क्लास में हमारा पेशी स्टार्ट हुआ था। और पेशी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा पेशी का। इंट्रोडक्शन के बाद फाइल क्रिएशन कैसे होती है, उसके बाद में चार्ट अकाउंट कैसे बनते हैं, इसका जनरलिटीज कैसे परफॉर्म होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें लास्ट क्लास में हमने परफॉर्म कर ली थी। आज हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें अपने पास कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं गौर से समझिएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैंने पेशी स्टार्ट करा था तो मैंने कहा था कि एज ए स्टूडेंट्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपना माइंड अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये लेके चलें कि आपकी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट हायरिंग हुई है। वो कंपनी अभी तक अपना सारा काम मैनुअल पेपर वर्क लेके चल रही थी और आपकी हायरिंग इसलिए कि आप उनका सारा डेटा कंप्यूटराइज कर दें किस पे, पेशी पे। तो मैंने कहा था एक अकाउंटेंट किस तरह से स्टार्ट लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये माइंड ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो पेशी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो लास्ट क्लास में जैसे कि आपने देखा कि फाइल क्रिएशन करी, फिर चार्ट अकाउंट बनाया, फिर जनरलिटीज परफॉर्म करी। अब आपकी कंपनी क्या करती है, आपको यानी कि अपने अकाउंटेंट को अपने कस्टमर्स के विजिटिंग कार्ड्स दे देती है। वो कहती है भाई हमारी कंपनी के कस्टमर्स हैं, अब आप इनका डेटा मेंटेन करें किसमें, पेशी में। अब वही बात, कस्टमर का डेटा मेंटेन करोगे तभी आगे जाके सेल कर पाओगे। अगर कस्टमर का डेटा मेंटेन नहीं करोगे तो सेल तो कर ही नहीं सकते। सही है। तो आज हमें बनाने सबसे पहले कस्टमर। कस्टमर कौन होते हैं? कस्टमर्स आर दोस पर्सन टू होम वी कैन सेल्स इन्वेंट्री ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश। कस्टमर वो पर्सन होते हैं जिनको अपनी इन्वेंट्री सेल कर रहे होते हैं उधार पे या फिर कैश पे। अब कस्टमर की डेटा एंट्री कैसे और कहाँ से होती है गौर से देखिएगा। मेंटेन मेन्यू में आके कस्टमर्स, मेंटेन मेन्यू में आके कस्टमर्स। एक कस्टमर की डेटा एंट्री में यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, पहले गौर से देखिएगा सामने, फिर मैं तुम लोग को समझाता हूँ। पहले सिर्फ सामने देखो। एड्रेस, अच्छा जी गौर से देखिएगा स्टूडेंट सामने। सबसे पहले देखो कस्टमर आईडी आ गई C-101, यानी कस्टमर 101। जो आईडी देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेम में हमेशा याद रखना कस्टमर की शॉप की या उसकी कंपनी का नेम आएगा। तो मैंने क्या दे दिया, फॉर एग्जांपल फेमस मोबाइल। जिस बैंक में अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, अगर कस्टमर अपना अकाउंट नंबर देता है तो यहाँ पर आके इसका अकाउंट नंबर दोगे। बिलिंग एड्रेस देखो गौर से देखिएगा सामने स्टूडेंट, दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है बिलिंग एड्रेस, एक होता है शिप एड्रेस। दोनों में फर्क क्या है? बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे बिल भिजवाया जाएगा, और शिप एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे शिपमेंट की जाएगी, यानी कि स्टॉक भिजवाया जाएगा। आसान अल्फाज में, कस्टमर का एक हेड ऑफिस है और कस्टमर का एक वेयर हाउस है। कस्टमर आपसे ये कहता है कि यार जो बिल है वो मेरे हेड ऑफिस में भिजवा देना, तो जो हेड ऑफिस का एड्रेस होगा वो कहाँ आएगा, वो बिलिंग एड्रेस में आएगा। और वो कहता है जो स्टॉक है जो इन्वेंट्री हो मेरे वेयर हाउस में जाना, तो जो वेयर हाउस का एड्रेस आता है वो कहाँ आता है, वो आता है शिप एड्रेस में। यानी कि यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये थर्ड विंडो में, ये थर्ड विंडो आ रही है एड्रेस की। यहाँ पर आके आपको शिपमेंट एड्रेस देना होगा, इस बात को याद रखो। यहाँ पर आके आप शिपमेंट एड्रेस देंगे। लेकिन अगर कस्टमर ये कहे कि नहीं यार मेरा हेड ऑफिस भी यही है और मेरा वेयर हाउस भी यही है, तो आप क्या करोगे, इसी एड्रेस को कर दोगे कॉपी टू शिप एड्रेस 1। जब आप यहाँ पे कॉपी करोगे इसको और जब यहाँ पर आओगे थर्ड विंडो में, तो यहाँ पे देख लो आके बाय डिफॉल्ट आपका शिपमेंट एड्रेस कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर शिपमेंट एड्रेस चेंज होगा तो अलग से यहाँ पर आके डिफाइन करना होगा, इस बात को याद रखिएगा। सही है। उसके बाद सिटी आ गई कराची, स्टेट आ गई एड्रेस है जो भी आपके एरिया का जिप कोड है, जिप कोड आ गई। कंट्री पाकिस्तान। सेल टैक्स पे वर्किंग अभी हमने नहीं करी तो ये ब्लैंक रहेगा। कस्टमर टाइप, किस टाइप का कस्टमर है, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर क्या है, जो भी टाइप होगी वो डिफाइन करना। टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट जो भी अवेलेबल होगा दे देना, नहीं अवेलेबल ब्लैंक ध्यान देना। उसके बाद होगा इसकी सेकंड विंडो में कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में क्या होगा, फेमस मोबाइल में आपको जिस बंदे से रब्ता रखना है उस बंदे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आके देनी होगी आपने। तो फॉर एग्जाम्पल उस बंदे का नाम मैंने दे दिया फरहान शाह, कंपनी नेम तो लाजमी थे वही आ जाएगा फेमस मोबाइल, और फरहान का वहाँ पे जॉब टाइटल क्या है,
फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे वो सेल्स ऑफिसर है, सही है। उसके बाद इसकी टेलीफोन नंबर वगैरह, फैक्स, ईमेल जो भी अवेलेबल होगा दे देना, नहीं अवेलेबल तो ब्लैंक रहने देना, कोई इशू नहीं है। थर्ड विंडो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एड्रेस की विंडो आती है, शिपमेंट एड्रेस की। हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट मेंटेन करेगा। आगे जाके जब हम इस कस्टमर को सेल करेंगे तो हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट मेंटेन करता है, हिस्ट्री हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड लास्ट विंडो पे आओगे, सेल्स इन्फो। सबसे पहले में तो मुझे ये बता दो स्टूडेंट, असल मायने में कस्टमर बनेगा कब या कस्टमर कब बनता है, बताइए। कस्टमर कब बनेगा या कस्टमर कब बनता है, मुझे ये बताओ पहले तो। जी स्टूडेंट, मैंने सवाल पूछा है कैसे मायने में कस्टमर कब बनता है। सिंपल सी बात है, वेरी गुड फैजान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सवाल। जब सिंपल सी बात है यार, जब सेल होगी तभी तो हमारा कस्टमर कहलाएगा, अदरवाइज तो कस्टमर नहीं कहलाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी पेशी में कस्टमर की क्रिएशन होगी तो यहाँ पर आके जीएल, जीएल इंस्टेंट फॉर जनरल लेजर। जनरल लेजर सेल अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करना है, सिंपल सेल अकाउंट लिंक करना है। अगर ये याद हो, ये लास्ट क्लास में मैं कॉन्सेप्ट देकर आया था कि यार मैं ये अकाउंट क्यों बना रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे उस वक्त लास्ट क्लास में तुम लोग को बताया था कि भाई जब आगे जाएंगे, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कस्टमर क्रिएशन करेंगे तो कस्टमर बनाते हुए हमें सेल के अकाउंट का लिंक देना होता है। तो देखें यहाँ पर आके ये कस्टमर के अकाउंट का लिंक देना होगा, क्यों? क्योंकि कस्टमर की बिलोंगिंग किससे, कस्टमर का ताल्लुक किससे, आपकी सेल से। तो लाजमी है, कंपलसरी है कि जीएल सेल अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करना होगा, सिंपल सेल अकाउंट आपको लिंक करना होगा, सही है। अगर ये अकाउंट में लिंक नहीं करता अगर ये अकाउंट में लिंक नहीं करता और इसको सेव करता हूँ, तो जैसे ही सेव करूंगा देखो एक एरर आ जाएगा, आप वैलिड अकाउंट मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर कंटिन्यू। वो कहेगा भाई इसका अकाउंट तो सिलेक्ट करो जिससे इसकी बिलोंगिंग है। तो आपके कस्टमर की बिलोंगिंग किससे, आपकी सेल से। तो लाजमी है, कंपलसरी है कि यहाँ पर आके कौन सा अकाउंट लिंक करना होगा, सिंपल सेल अकाउंट लिंक करना होगा आपने। उसके बाद शिवाय ये होता है कि किस सर्विस के जरिए आप आप इसको सेल कर रहे हो, कोरियर के जरिए कर रहे हो, हैंड डील के जरिए हो, किसी अमेरिकन सर्विसेज है, बहुत सारी अमेरिकन सर्विस आ रही हैं। जिस सर्विस के जरिए आप इसको सेल करते हो वो सर्विस यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ हैंड डीलर, यानी कि बाय हैंड मैं इसको सेल्स कर रहा होता हूँ, बाय हैंड प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ उसको। रीसेल नंबर क्या होता है? रीसेल नंबर होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नंबर या ऑथराइज डीलर नंबर। फॉर एग्जांपल पेल है, डॉलेंस है, सैमसंग है, ये सारे ब्रांड है ना। जब आप मार्केट में जाते हैं अपने अपने शहरों की, जब सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में जाते होंगे आप लोग, तो वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे बोर्ड्स पे लिखा होता है कि ऑथराइज डीलर ऑफ डॉलेंस, ऑथराइज डीलर ऑफ सैमसंग, ऑथराइज डीलर ऑफ एलजी। तो ऑथराइज कौन कर रहा है? वो ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही होती है प्रोडक्ट, वो इनको ऑथराइज करती है, सही है भाई कि आप हमारे ऑथराइज डीलर हैं, अब आप हमारी कंपनी प्रोडक्ट आगे मार्केट में आके सेल आउट कर सकते हैं। तो वो जो ऑथराइज डीलर नंबर होता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नंबर होता है, वो रीसेल नंबर में लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, रीसेल नंबर होता क्या है, क्योंकि जब मैं कोई बुक में करवाऊंगा कस्टमर का टॉपिक आएगा तो उसमें भी आएगा, तो उसमें तुम लोगों से पूछूंगा। तो रीसेल नंबर क्या होता है, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नंबर या ऑथराइज डीलर नंबर। अगर अवेलेबल होगा तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो इसको ब्लैंक रहने देना, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जीएल सेल अकाउंट है, यानी कि यहाँ पर आके कौन सा अकाउंट लिंक करना है आपने, सिंपल सेल अकाउंट लिंक करना है। वही बात अभी मैंने करके ही बताया था कि अगर अकाउंट लिंक नहीं करोगे तो ये आपका सेव भी नहीं करेगा। आगे समझ में। उसके बाद आओगे इसकी लास्ट विंडो में, पेमेंट एंड क्रेडिट में। अगर कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको देता है तो उस क्रेडिट कार्ड होल्डर का नेम, उस पे एड्रेस, उस पे सिटी, कंट्री, उस क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, इन शॉर्ट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल देगा तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो इसको ब्लैंक रहने देना, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाओगे राइट साइड पे टर्म्स एंड क्रेडिट। देखें जब कस्टमर सेल कर रहे होते हैं कस्टमर, तो कोई ना कोई टर्म्स एंड क्रेडिट सेट करी आती है कि इतने दिन का वक्त दिया है, अगर कस्टमर इतने दिन में मुझे पैसे देगा तो इतना परसेंट मैं इसको डिस्काउंट अवेल कर दूंगा। तो वो टर्म्स बकायदा यहाँ पर आके उसकी फील्ड सेटिंग करी जाएगी। कैसे क्या करना है गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आके सिलेक्ट करोगे कस्टमाइज टर्म्स फॉर दिस कस्टमर। कस्टमाइज टर्म्स फॉर दिस कस्टमर, यहाँ पे आके लोगे ड्यू नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ये जो फेमस माइलेज ने मुझे वक्त दिया है 30 दिन का, सही है। सॉरी, मैं इसको वक्त दे रहा हूँ, ये नहीं, मैं इसको वक्त दे रहा हूँ 30 दिन का।
यूज डिस्काउंट पे क्लिक करना। मैंने इसको 30 दिन का वक्त दिया, लेकिन मैं इसको कहता हूँ 30 दिन का वक्त तो दिया है, लेकिन अगर ये मुझे 10 दिन में पैसे दे देगा तो मैं इसको डिस्काउंट कितना दूंगा, 3%। 30 दिन का मैंने वक्त दिया है, लेकिन अगर ये कस्टमर मुझे 10 दिन में पैसे दे देता है तो मैं इसको डिस्काउंट कितना दूंगा, 3% डिस्काउंट दूंगा। और हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जब कस्टमर को ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं तो हर कस्टमर की कोई ना कोई क्रेडिट लिमिट सेट करी जाती है कि किस कस्टमर को कितने उधार तक का माल बेचना है। ऐसा नहीं है कि आपको आपका जिसको दिल चाहा आपने उधार पे माल बेच दिया और जितने का बेच दिया, नहीं। कंपनी हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करती है, यार इसको इतने उधार तक का माल बेचना है, इसको इतना, इसको इतना। तो वो लिमिट यहाँ पर आके सेट करी जाएगी। तो जैसा सपोज ओनली फेमस ऑयल की जो मैंने क्रेडिट लिमिट सेट कर दी, वो कर दी यार 70,000 रुपये। और क्रेडिट स्टेटस नोटिफाई बेनिफिट, इसका अंदर क्या है कि आगे जाके जब इंशाल्लाह हम लोग सेल करेंगे और अगर मैं फेमस मोबाइल को 70,000 से ज्यादा की सेल करूंगा तो फौरन ये सॉफ्टवेयर मुझे क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। किस चीज का नोटिफाई करेगा, ओवर लिमिट का। वो कहेगा भाई आपने लिमिट रखी है 70,000 और आप ज्यादा की सेल कर रहे हैं। फिर वो उससे डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर कंपनी अकाउंटेंट को कहती है गो हेड, कोई मसला नहीं है, जाने दो, तो आप क्या करेंगे, यस। अगर कंपनी कहती है स्टॉप, तो आप फिर वो इनवाइस की क्रिएशन नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना, उसको क्लोज कर देंगे, राइट। तो ज्यादातर कंपनी जो फॉलो कर रही होती है नोटिफाई ओवर लिमिट, कि जैसी लिमिट ओवर हो तो फौरन हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस तरह से इसमें कस्टमर की वर्किंग करी जाएगी, कस्टमर का डेटा मेंटेन होगा। जब एक कस्टमर मेंटेन हो जाए तो सामने देख लो सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर लो या सेव एंड न्यू कर लो। तो इस तरह से आप इसमें कस्टमर का डेटा मेंटेन करेंगे। एक और कस्टमर बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा। जो मिनिमम डिटेल यहाँ पे मेंटेन करूंगा मैं इसकी, जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बाकी सारी डिटेल नहीं डालना मैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, यहाँ पर आके जीएल, जीएल स्टैंड फॉर जनरल लेजर। जनरल लेजर सेल अकाउंट में कौन सा अकाउंटिंग करना है, सिंपल सेल अकाउंट। सेव देन क्लोज। ये हो गई आपकी कस्टमर्स की डिटेल एंट्री कंप्लीट। अब जितने हमने कस्टमर्स बनाए इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखी जाएगी, गौर करिएगा। रिपोर्ट्स देखने के लिए आप लोग जाएंगे रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में जाने के बाद अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल में जाने के बाद एक मरतबा फिर से बता रहा हूँ, नेट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हुई थी, देखना फिर से। रिपोर्ट्स देखने के लिए आप लोग कहाँ जाओगे, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में जाने के बाद अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल में जाने के बाद आप लोग चले जाएंगे कस्टमर लिस्ट। कहाँ चले जाओगे, कस्टमर लिस्ट में। यहाँ पे जाके कस्टमर की रिपोर्ट्स आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ अब इसको, ये देख लें, जितने कस्टमर आप बनाकर आ रहे हैं तमाम कस्टमर यहाँ पर आके आपको शो करवा देगा। कस्टमर की आईडी, कस्टमर की कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट में बंदे का नाम जिससे रब्ता रखना है, टेलीफोन नंबर, और रीसेल यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नंबर दिया होता तो वो भी यहाँ पे आके शो कर रहा होता। आगे समझ में, हमने बना लिए कस्टमर जिनको हम सील कर रहे होते हैं। अब आपकी कंपनी क्या करती है, आपको यानी कि अपने अकाउंटेंट को अब जो कार्ड देती है वो देती है अपने वेंडर्स के। वेंडर्स कौन होते हैं, वेंडर्स आर दोज पर्संस बाय विच वी कैन परचेज इन्वेंट्री ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश। इट इज आल्सो नोन एज सप्लायर्स। वेंडर्स कौन होते हैं, वेंडर्स वो पर्संस होते हैं जिनसे हम इन्वेंट्री खरीद रहे होते हैं उधार पे या फिर कैश पे, और ये क्या कहलाते हैं, ये सप्लायर्स भी कहलाते हैं। अभी कस्टमर का डेटा तो मेंटेन कर लिया आपने जिनको आप सेल कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो किसी से परचेजिंग कर रहे हैं, तो वो कौन है, वो है आपके वेंडर्स। और वही बात कि अगर वेंडर्स का डेटा मेंटेन नहीं होगा तो अब परचेजिंग तो हो ही नहीं सकती। तो अब वेंडर्स की डेटा एंट्री कैसे और कहाँ से परफॉर्म करते हैं, चले वो देखते हैं। तो वेंडर का डेटा मेंटेन करने के लिए आप लोग जाएंगे मेंटेन मेन्यू में आके वेंडर्स, मेंटेन मेन्यू में आके वेंडर्स। जिस तरह से कस्टमर की डेटा एंट्री थी वैसी वेंडर की डेटा एंट्री है, थोड़ा बहुत चेंज है। पहले एक वेंडर का डेटा मैं यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ, फिर मैं तुम लोग को समझाऊंगा, गौर से देखना सामने।
अच्छा जी स्टूडेंट्स देखिएगा सामने, सबसे पहले वेंडर आईडी आ गई V-101 यानी वेंडर 101। जो आईडी देना चाहें आप दे सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेम में हमेशा रखना है वेंडर की कंपनी या उसकी शॉप का नेम आएगा। तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पर आके मोबाइल जोन। कॉन्टैक्ट में उस बंदे का नाम आ जाएगा जिससे आप रब्ता रखेंगे, यानी कि मिस्टर आसिफ खान। अभी जब मैं कस्टमर बना रहा था तो कस्टमर बनाता है बिल्कुल सेपरेट अलग से विंडो दी हुई है वहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे अलग से नहीं दिया हुआ, यहीं पे रहते पूछ लेगा। तो यहाँ पर आकर उस बंदे का नाम दे देना जिससे आप रब्ता रखेंगे मोबाइल फोन में। अकाउंट नंबर, अगर कस्टमर वेंडर अपना सप्लाई अपना अकाउंट नंबर देता है तो इसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आके आपको देना होगा। बिलिंग एड्रेस, शिपमेंट एड्रेस, वही है कि बिलिंग कहाँ से होगी, शिपमेंट कहाँ से होगी। अगर वही बात दोनों एड्रेस सेम है तो इसी को आप क्या कर देंगे, कॉपी टू रिमेट एड्रेस 1। जैसे ही आप कॉपी करोगे और एड्रेस में आओगे तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर आके वो पेस्ट हो जाएगा आपका एड्रेस। यहाँ पर आके बाय डिफॉल्ट पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये तमाम चीज़ें वही है, सिटी आ गई कराची, स्टेट आ गई एसडी यानी कि सिंध, जो भी आपके एरिया का जिप कोड है जिप कोड आएगा, कंट्री आ गई पाकिस्तान। वेंडर टाइप किस तरह का वेंडर, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, क्या है, W.Sale यानी कि होलसेलर है। इतनी लिमिट नहीं है कि आप यहाँ पे पूरा लिख सके होलसेलर, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट जो भी अवेलेबल होगा दे देना, वरना ब्लैंक रहने देना। अभी कस्टमर बनाते वक्त, कस्टमर की रिटर्न वर्क करते वक्त हमने कौन सा अकाउंट का लिंक करा था, सेल का, क्योंकि कस्टमर की बिलोंग किससे होती है, आपकी सेल से होती है। मुझे ये बताइए कि वेंडर का ताल्लुक किससे होता है, वेंडर की बिलोंगिंग किससे होती है। वेरी गुड। और वेंडर की बिलोंगिंग जो होती है वो होती है परचेज से, सही है ना। तो याद रखिएगा कि जिस तरह से कस्टमर आता है सिंपल सेल का अकाउंट लिंक होगा, वैसे ही वेंडर बनाता है यहाँ पर आके एक्सपेंस अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करना होगा, सिंपल परचेज अकाउंट। और वो ये भी लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट देता है कि ये क्यों बनाना है, तो मैंने कहा था यार जब से वेंडर की क्रिएशन करता हूँ तो वेंडर बनाता है हमारे से अकाउंट मांगता है कि कौन सा अकाउंट लिंक करना है। तो यहाँ पर आके हमें यहाँ पर आके परचेज का अकाउंट लिंक करना होगा, क्यों, क्योंकि वेंडर की बिलोंगिंग, वेंडर का ताल्लुक किससे होता है, आपकी परचेज से होता है। वही बात कि अगर यहाँ पर आके आप अकाउंट लिंक ना करें, मैं यहाँ पे अकाउंट लिंक नहीं कर रहा और मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो देख लो सेम वही ऑप्शन आ जाएगा, वैलिड अकाउंट मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर कंटिन्यू। वैलिड अकाउंट मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर कंटिन्यू, यानी वो कह रहा है पहले अकाउंट तो सिलेक्ट करो जिससे आपकी कस्टमर की वेंडर की बिलोंगिंग है। तो वेंडर का ताल्लुक किससे है, आपकी परचेज से। तो लाजमी है, कंपलसरी है कि यहाँ पर आके कौन सा अकाउंट लिंक करना है, सिंपल परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट लिंक करोगे यहाँ पर आके, सिंपल परचेज अकाउंट। सही। एड्रेस अभी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर आके एड्रेस बाय डिफॉल्ट उठा लेगा अगर वहाँ पे दोगे और कॉपी पेस्ट करवाओगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री ये बाय डिफॉल्ट मेंटेन करेंगे, तो हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट मेंटेन होती है। हिस्ट्री हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आओगे आप इसकी लास्ट विंडो में, परचेज इन्फो में। आप आ जाओगे इसकी लास्ट विंडो में, परचेज इन्फो में। परचेज रैप यानी कि कौन सा एम्प्लाई है जो यहाँ पर आके राब्ता रखेगा मोबाइल जोन में। अगर आपने वेंडर से वर्किंग करी है, सप्लायर से वर्किंग करी है, तो यहाँ पर आके वेंडर्स कह रहा हूँ, अगर एम्प्लॉय से वर्किंग करी है तो यहाँ पर आके सिर्फ एम्प्लॉय का लिंक देना होगा आपको। अभी तो हमने वर्किंग नहीं करी तो अभी तो ब्लैंक है, तो इसको आप ब्लैंक ही रहने देंगे फिलहाल। टैक्स आईडी, वेंडर का एनटीएन या जीएसटी नंबर अगर अवेलेबल होगा तो लिंक कर देना, नहीं अवेलेबल तो उसको ब्लैंक रहने देना। शिप आया वही है कि किस सर्विस के जरिए आप इससे परचेजिंग करें, कोरियर के जरिए, हैंड डिलीवरी के जरिए, किस सर्विस के जरिए आप परचेजिंग करें। जिस सर्विस के जरिए आप परचेजिंग करते हैं वो सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल एयरबोन के जरिए। टर्म्स एंड क्रेडिट, अब लाभ आता है जब मैं वेंडर से परचेजिंग कर रहा हूँ तो वेंडर ने मेरी भी तो कोई ना कोई टर्म्स एंड क्रेडिट सेट करके रखी होंगी, वो मुझे अपने पास भी नोट डाउन करनी होंगी। तो यहाँ पे आके क्या ले लोगे,
कस्टमाइज टर्म्स फॉर दिस वेंडर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आके लेना आपने ड्यूअल नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जांपल मोबाइल जोन ने जो मुझे वक्त दिया है वो दिया है 25 दिन का। यूज डिस्काउंट पे क्लिक करना, और ये मेरे से कहता है कि भाई 25 दिन का तो मैं वक्त तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे 10 दिन में पैसे दे देते हो तो मैं तुम्हें 4% डिस्काउंट दे दूंगा। 25 दिन का मुझे वक्त मिला है, लेकिन अगर मैं 10 दिन में पैसे देता हूँ तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, 4% मिल जाएगा। और वही बात जब वेंडर से परचेजिंग कर रहे हैं तो वेंडर ने मेरे लिए भी तो कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट करके रखी होगी, वो मुझे अपने पास भी नोट डाउन करनी होगी। तो मिसाल के तौर पे मोबाइल जोन ने जो आपकी कैरियर लिमिट सेट करी है वो करी है 4,50,000। आगे समझ में? तो इस तरह से इसमें वेंडर्स की क्रिएशन करी जाएगी। फैजान पूछ रहे हैं सर आपने परचेज नोकिया का अकाउंट क्यों सिलेक्ट नहीं करा, परचेज नोकिया मोबाइल। फैजान अगर स्पेसिफिक कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंट लिंक कर लेते हो ना परचेज का, तो वो सपोज ये किया जाता है कि आप मोबाइल जोन से फिर नोकिया ही परचेज कर रहे हैं, सपोज ये किया जाता है। तो ज़्यादा बेहतर यही है हमेशा फैजान कि कौन सा अकाउंट लिंक किया जाए, सिंपल परचेज अकाउंट लिंक किया जाए, ताकि इसका इम्पैक्ट भी कहीं शो ना हो, इसका कॉन्सेप्ट भी इधर उधर ना हो। तो नॉर्मल परचेज अकाउंट सेलेक्ट करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही है फैजान? तो इस तरह से इसमें वेंडर्स का डेटा मेंटेन करेंगे, और सेव करने के लिए सेव कर लें या सेव एंड न्यू कर लें। तो इस तरह से इसमें वेंडर्स की क्रिएशन करी जाएगी। एक और वेंडर मैं बना रहा हूँ, देखिएगा, सिटी मोबाइल्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये परचेज अकाउंट है, इस बात को याद रखिएगा। सही है, सेव करेंगे आप, देन क्लोज। ये हो गए आपके वेंडर्स की डेटा एंट्री कंप्लीट। अब जितने वेंडर्स हमने बनाए इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, ज़रा वो देख लेते हैं। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में जाने के बाद अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल में जाने के बाद वेंडर लिस्ट, अकाउंट पेबल में जाने के बाद वेंडर लिस्ट। जितने वेंडर्स बनाए कर आए हैं, देखो तमाम वेंडर्स यहाँ पर आके शो कर रहा है। वेंडर्स की आईडी, वेंडर की कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट में बंदे का नाम जिससे रब्ता रखना है, टेलीफोन नंबर, टैक्स आईडी, एनटीएन या जीएसटी दिया होता तो वो भी मुझे यहाँ पर आके शो कर रहा होता। सही है। कस्टमर बना लिए जिनको आप सेल कर रहे हैं, वेंडर्स बना लिए जिनसे आप परचेजिंग कर रहे हैं। असल चीज क्या है जो खरीद रहे बेच रहे हैं, असल चीज तो इन्वेंट्री है। अगर इन्वेंट्री की डेटा एंट्री परफॉर्म नहीं करोगे तो ना सेल हो सकती है ना परचेज हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेटा एंट्री का, वो है इन्वेंट्री। तो अब इन्वेंट्री हमें बनानी है, और इन्वेंट्री किस चीज की बनानी थी स्टूडेंट, बता सकते हैं हम लोग? किस चीज की इन्वेंट्री बनानी थी भाई, इसमें बताइए जरा। बनानी किस चीज की थी इन्वेंट्री, साथ मेरा सवाल ये है मेरे दोस्त। सही है दानिश, सेल फोन्स की, यानी कि क्यूमल Z6 और नोकिया एक्स, इन दोनों की हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री वो आइटम्स होते हैं जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए, जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। तो हमें इसमें इन्वेंट्री नोकिया एक्स और क्यूमल Z6 ही बनानी है। तो इन्वेंट्री क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है गौर से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री का, तो इसलिए गौर से देखिएगा। मेंटेन मेन्यू में आके इन्वेंट्री आइटम्स, मेंटेन मेन्यू में आके इन्वेंट्री आइटम्स। एक इन्वेंट्री आइटम की यहाँ पे मैं डेटा एंट्री परफॉर्म कर रहा हूँ, पहले मैं कर लूँ फिर मैं तुम लोग को समझाऊंगा, गौर से देखना सामने।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, आप सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एंट्री का, आपका इन्वेंट्री का। सबसे पहले आइटम आईडी आ गई इन्वेंट्री की, जो आईडी देना चाहो दे सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमेशा आइटम का नाम आएगा, जिस चीज़ की इन्वेंट्री बना रहे हो तो किसकी आना है, क्यूमोबाइल Z6 की। आइटम क्लास क्या आएगी, लाजमी आते है स्टॉक आइटम आएगी। प्राइस लेवल 1 क्या होता है, हमेशा देखिएगा, प्राइस लेवल में होता है सेलिंग प्राइस, इन्वेंट्री को सेल आउट कितने में करना है, तो वो प्राइस यहाँ पर आके दी जाएगी। तो मिसाल के तौर पर मैंने दे दी 27,000 रुपये। लास्ट यूनिट कॉस्ट होती है बाइंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस, कि हमने कितने में खरीदा है, तो वो प्राइस यहाँ पर आके आप डिफाइन करेंगे। उसके साथ कॉस्ट मेथड जो भी यूज हो रहा है आपकी कंपनी, वो मेथड लेके चलोगे, फीफो लीफो एवरेज स्पेसिफिक यूनिट। ज्यादातर कंपनी जो मेथड फॉलो करी होती है फीफो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक सबसे पहले आया वही स्टॉक सबसे पहले बेचा जाएगा। तो हमने भी यहाँ पे क्या ले लिया, फीफो। यूपीसी और एसके, यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्राइस कोड, और एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये है क्या, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे कुछ बार्स यानी कि लाइंस बनी होती हैं, और लाइन के नीचे कुछ नंबर दिए होते हैं, कि जब मशीन के सामने से प्रोडक्ट को गुजारा जाता है तो मशीन के प्राइस खुद ब खुद बढ़ लेता है। आप जितने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है तो हर जगह वही आ गया आपके पास बार कोड। तो वो प्रोडक्ट का बार कोड अगर अवेलेबल होगा, यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्राइस कोड या स्टॉक कीपिंग यूनिट अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर आके लिख देना। अगर नहीं अवेलेबल तो आप इसको ब्लैंक रहने देंगे। पार्ट नंबर, अगर कंपनी अपनी याद दहानी के लिए अपने प्रोडक्ट को कोई पार्ट नंबर देना चाह रही है तो वो यहाँ पर आके लिख सकती है, वरना ऑप्शनल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आइटम टाइप ये होता है कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अभी हम यहाँ पे केवल Z6 नो के X वगैरह पर डील कर रहे हैं, तो ये किसका आता है, ऑटोमोबाइल, तो हमने क्या दे दिया, ऑटोमोबाइल। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परफ्यूम्स को या लूशंस वगैरह को डील कर रहा होता तो ये किसका आता है, कॉस्मेटिक, तो यहाँ पे आके मैं देता कॉस्मेटिक। तो डिपेंड्स ऑन इन्वेंट्री, डिपेंड्स ऑन बिजनेस। तो आइटम टाइप क्या होती है कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो आपको यहाँ पर आके डिफाइन करना होगा। लोकेशन, ये आइटम आपका कहाँ पड़ा हुआ है, किसी स्टोर में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, शॉप में पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा है, मैंने कहा यार ये स्टोर 1 में अवेलेबल है। स्टॉकिंग यूएम, यूएम स्टैंड फॉर यूनिट मेजर। इन्वेंट्री की मेजरमेंट का तरीकेकार क्या है, कि अपनी इन्वेंट्री को नापते हैं, तोलते हैं या गिनते हैं, क्या करते हैं। अब देखो ये मोबाइल है, ये ना नापा जा सकता है ना तोला जा सकता है, सही है ना। ये मोबाइल है ना, ये नाप सकते हैं ना ये तोल सकते हैं, ये गिना जा सकता है पीसेस में। तो हमेशा याद रखना कंप्यूटराइज अकाउंट में जब भी पीसेस का वर्ड आता है तो इसके लिए यूनिट ऑफ मेजर क्या यूज किया जाता है, ईच का मतलब क्या होता है कि एक एक करके गिना जाएगा, राइट। ये जो चीजें थी ये वाली, ये ऑप्शनल थी, अगर ये नहीं भी देते तो कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन ये जो 3 अकाउंट्स आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी कस्टमर बनाता है हमने सेल का अकाउंट लिंक करा, वेंडर बनाता है हमने परचेज का अकाउंट लिंक करा, वैसी इन्वेंट्री बनाते वक्त ये 3 अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वही बात ये अकाउंट्स में लिंक नहीं करता इस वक्त यहाँ पर, और मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो सेम वो एरर आ जाएगा, वो कहेगा भाई इसके पहले अकाउंट सेलेक्ट करो। तो अब सवाल ये है कि अकाउंट सेलेक्ट होंगे कौन से अकाउंट लिंक करने होंगे। तो GL सेल अकाउंट में हमेशा याद रखें कौन सा अकाउंट लिंक होता है, कि जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हैं उसी का सेल अकाउंट लिंक करेंगे, यानी कि सेल क्यू मोबाइल Z6। इन GL इन्वेंट्री में यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हो, हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल है, कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करते हो, सिंपल इन्वेंट्री अकाउंट, सही है। और तीसरे पे GL कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होगा, जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हो उसी का परचेज अकाउंट लिंक होगा, यानी कि परचेज क्यू मोबाइल Z6, परचेज क्यू मोबाइल Z6। आइटम टैक्स टाइप, अगर ये आइटम आपका टैक्सेबल है, अगर इस पर टैक्स लगता है तो इसको 1 रखा जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है कि रेगुलर आइटम आपका टैक्सेबल है। अगर इस पर टैक्स नहीं लगता है इस आइटम पे, तो इनमें से कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, उसका मतलब क्या होता है कि एग्जम्प्टेड टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो फिलहाल तो मैं ले रहा हूँ कि 1, यानी कि ये आइटम आपका टैक्सेबल होगा। उसके बाद मिनिमम स्टॉक और रीऑर्डर, मिनिमम स्टॉक में मैंने दिया है 5 और रीऑर्डर मैंने दिया है 10। इसका मतलब क्या है कि अगर क्यू मोबाइल Z6 के मेरे पास कम से कम 5 पीस रह जाएंगे, तो फौरन अपने सप्लायर को और कितने पीस का ऑर्डर दे दूंगा, 10 पीस का ऑर्डर और दे दूंगा। ये कंपनी पहले से फील्ड सर्ट करके रखती है कि यार जैसे ही कम से कम इतने पीस रह जाए तो हम फौरन अपने इतने पीस का ऑर्डर और दे दें। अगर कंपनी देती है तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो उसको ब्लैंक कर देना, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 3 अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से समझा रहा हूँ कौन सा अकाउंटिंग होगा, फिर से देख लें। GL सेल अकाउंट में कौन सा अकाउंटिंग होगा, जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हो उसी का सेल अकाउंटिंग करना है। GL इन्वेंट्री अकाउंट में कौन सा अकाउंटिंग करना है, जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हो आप उससे इसकी बिलोंगिंग नहीं है, यहाँ पे कोई सा भी इन्वेंट्री आइटम बनाओ तो GL इन्वेंट्री में हमेशा नॉर्मल इन्वेंट्री का अकाउंट सेलेक्ट करना होगा।
और GL कॉस्ट ऑफ सेल में अकाउंट जो लिंक करना है वो करना है जो आइटम बना रहे हो उसके परचेज का अकाउंट, यानी कि परचेज की मोबाइल Z6, जो भी इन्वेंटरी आइटम बनाएंगे उसके परचेज का अकाउंट लिंक होगा, राइट। आइटम टेक्सटाइल बता चुका हूँ, मिनिमम रीऑर्डर भी बता चुका हूँ। उसके बाद आए थे हम लोग बिगनिंग बैलेंस पे। बिगनिंग बैलेंस यानी कि लाजमी आते कुछ ना कुछ तो ओपनिंग बैलेंस होगा ना, भी क्यों Z6 है मेरे पास। क्लिक करो तो वो क्लिक करने के बाद यस करना है इसको, तो वो बैलेंस यहाँ पर आके आपको डिफाइन करना होगा। सबसे पहले सिलेक्ट करोगे क्यूमल Z6, शो हो गया ऊपर, कह रहा है क्वांटिटी कितने पीस अवेलेबल है अभी फिलहाल। मैं कहता हूँ यार मेरे पास इस वक्त क्यूमल Z6 के मिसाल के तौर पे 20 पीस अवेलेबल है। जैसे कि आगे बढ़ोगे यूनिट कॉस्ट एक मरतबा आपको फिर से बतानी पड़ेगी, कितनी थी, 23,000 रुपये। जैसे ही 23,000 लिख के आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आके देखो टोटल कॉस्ट खुद आ जाएगी। 23,000 को मल्टीप्लाई करा 25 से, तो टोटल इस वक्त कितने का स्टॉक अवेलेबल है आपके पास, 20 से मल्टीप्लाई करा भाई, हमने 20 क्वांटिटी अवेलेबल है, 23,000 को मल्टीप्लाई करा 20 से, तो टोटल 4,60,000 का स्टॉक इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। ओके करोगे, सेव देन न्यू, तो इस तरह से इसमें इन्वेंट्री की क्रिएशन होगी। सेकंड इन्वेंट्री बना रहा हूँ, गौर से देखो सामने, नाम आ जाएगा आपके पास नोकिया एक्स, आइटम क्लास आ गई स्टॉक आइटम, प्राइस लेवल 1 इसके मैंने दे दिया यार 12,000 और 9,500, या 9,000 ही कर लेते हैं चलो। आइटम टाइप आ गई आपके पास मोबाइल, लोकेशन आ गई स्टोर 1, यूनिट ऑफ मेजर आ गया ईच, और वेट का ये था कि वेट वजन कितना है, अगर अवेलेबल होगा तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो इसको ब्लैंक रहने देना। अब बताइए स्टूडेंट GLCL अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करेंगे भाई, बताओ जल्दी से। GLCL अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होगा, नोकिया एक्स वॉट अब्दुल्ला, कौन सा मोबाइल, वेरी गुड अब्दुल्ला, जो भी इन्वेंटरी आइटम बना रहे हैं उसी का सेल अकाउंट के सेल नोकिया एक्स। सेकंड पे बताएं, सेकंड पे कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, वेरी गुड दानिश। सेकंड पे जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हो हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल है, कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है, नॉर्मल इन्वेंट्री का अकाउंट। और थर्ड पे बता दीजिए कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे हम लोग, थर्ड पे कौन सा अकाउंट सेलेक्ट होगा। वेरी गुड, जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हैं उसका परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। अच्छा आई थिंक किसी का कैमरा ऑन हुआ है, आशिक हुसैन कैंडी अपना कैमरा ऑफ करें मेरे दोस्त, कैमरे की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है हमें। हाँ जी, तो GL कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करेंगे, जो भी इन्वेंटरी आइटम बना रहे हो इसी का परचेज अकाउंट, यानी कि परचेज नोकिया एक्स, राइट, सही है, गुड। अच्छा जी अब आए थे डायरेक्ट बिगनिंग बैलेंस में, यस करना है इसको, क्लिक करोगे नोकिया एक्स को, क्वांटिटी कितने पीस अवेलेबल है, मैं कहता हूँ नोकिया एक्स के 25 पीस अवेलेबल है मेरे पास, और इसकी कॉस्ट क्या थी 9,000। 9,000 लिख के जैसे ही एंटर करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, 9,000 को मल्टीप्लाई करा 25 से, तो टोटल इस वक्त आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, 2,25,000 का स्टॉक इस वक्त आपके पास अवेलेबल है। ओके करेंगे आप, सेव देन क्लोज, तो ये हो गई आपकी इन्वेंट्री भी कंप्लीट। आप रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे इन्वेंट्री की, गौर से देखिएगा, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में जाने के बाद इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में जाने के बाद आइटम लिस्ट, इन्वेंट्री में जाने के बाद आइटम लिस्ट, जितने इन्वेंट्री आइटम लोग बनाकर आ रहे हैं देखो तमाम इन्वेंट्री आइटम यहाँ पे शो करवा देगा। आइटम आईडी दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन इन्वेंट्री का नाम, स्टॉक आइटम, आइटम क्लास की आती है, स्टॉक आइटम लिखी थी, एक्टिव यानी हमारे इस्तेमाल में, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, नेचर ऑफ बिजनेस क्या था आपके पास, मोबाइल, और क्वांटिटी ऑन हैंड, जितना बैलेंस अवेलेबल है तो देख लो वो भी यहाँ पर आके आपको आराम से शो करवा देगा। आगे बस समझ में क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक आज।
तो यहाँ पर आके आज हमारी वर्किंग जो हुई, आज हमने कस्टमर का डेटा मेंटेन करना सीखा, फिर वेंडर्स की डेटा एंट्री परफॉर्म करना सीखी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो सीखा आज, क्या चीज़ हमने सीखी कि इन्वेंट्री की डेटा एंट्री कैसे परफॉर्म होती है। सही है। यहाँ पर आके आज आप लोगों की डेटा एंट्री कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अब मैं आप लोग को करवाऊंगा पूरा वाउचर सिस्टम। यानी कि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आप लोग को करवाऊंगा इंशाल्लाह परचेज प्रोसीजर। यानी कि आज जो हमने अपनी इन्वेंट्री बनाई है और आज जो हमने अपने सप्लायर्स वेंडर्स बनाए हैं, तो अपने सप्लायर से अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से परचेज किया जा रहा होता है, इंडस्ट्री में कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा होता है परचेज करने के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरा परचेज प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करेंगे।